चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। बच्चों कल हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे काफ़ी सारे, और उसमें हम लोग चल रहे थे कागज के बारे में हमने कर लिया था, अर्थों के बारे में कर लिया था, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन चला था वो सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म, हनी बी, मधुमक्खी के बारे में सब क्वेश्चन कराए जा रहे थे। उसी में अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उसको आज हम करते हैं, कंप्लीट करेंगे उसको। और आज का जो सबसे अच्छा टॉपिक होगा जेनेटिक्स, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, जेनेटिक्स से कितने क्वेश्चन होंगे उसको लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक भाई, देखो यहाँ पे लिखा है बायोलॉजी टेस्ट 8। ये टेस्ट 8 आप मान के चलिए, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो उसी सीक्वेंस उसी सीरीज में चल रहा है। मतलब जितने क्वेश्चन है एक ही बार में सारे कराए जा रहे हैं, तो जितना लेक्चर चल रहा है उसी को आप टेस्ट 8 मानिए। ठीक है भाई, लगातार क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको, सीक्वेंस वाइज, सीरीज वाइज जो भी चीजें हैं एक्स्ट्रा उसको बताई जा रही है, उसको अपलोड करते रहिए। फिलहाल आज हम इसको चैप्टर कंप्लीट करके आपको जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। और जेनेटिक्स जो आपकी काफी वेटेज रखता है किसी भी एग्जाम के लिए, आपकी यूपी कैटेगरी एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, कम से कम जेनेटिक्स मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं आज जरा क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ का, चलिए भाई, यहाँ पे लिखा है हनी के बारे में। जो हनी होता है वो कैसा होता है, यहाँ लिखा है कि जो मधु होती है कैसी होती है। यहाँ पे देख लें, लिखा है जो हनी होती है, हनी ये कैसी होती है भैया। तो आपको पता है कि जो हनी होता है ये अम्लीय होता है, कैसा होता है, एसिडिक। लेकिन आप ये भी जानिए कि आखिर में एसिडिक होता है तो इसका जो एसिडिक पॉइंट होता है वो लगभग कितना होता होगा, इसका जो पीएच होता होगा वो लगभग कितने से कितना तक आसपास होता होगा। ये बात आप जरूर याद करके चलें। इसका जो पीएच होता है बच्चों बहुत वेरिएबल होता है, बहुत वेरिएबल होता है, क्योंकि कई क्वालिटी की हनी आती है मार्केट में। मतलब उनका रेंज काफी अलग अलग हो सकता है। ऐसा बोला जाता है कि जो इनका पीएच होता है बच्चों लगभग ऐसा बोला जाता है 3.1 से लेकर के लगभग 6.4 के आसपास तक इनका पीएच होता है। इन दोनों के बीच में क्या रेंज होता है। ठीक है, हम इन दोनों की एवरेज वैल्यू निकालें, एवरेज, तो ऐसा बोला जाता है लगभग 3.9 के आसपास एक बीच की वैल्यू आती है इन दोनों की। तो आप ये तीनों वैल्यू याद कर सकते हैं। मतलब जो हनी होती है, जो शहद होता है, इसका नेचर होता है एसिडिक या अम्लीय, और अगर अम्लीय होता है तो उनका पीएच कितना होता है आप मेंशन कर सकते हैं। लगभग पीएच 3.1 से लेकर के 6.4 तक, या हम एवरेज वैल्यू निकालें, इन दोनों के बीच की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3.9 इसका आंसर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, 3.9 भी दे सकता है, और जब 3.9 देगा तो और कोई ऑप्शन नहीं देगा इन दोनों में से। ठीक है भाई, अगर आपको 3.1 देगा तो 3.9 नहीं देगा। ओवरऑल हमें ये बताना है कि जो अम्लीय होता है, जो इसका पीएच होता है वो 3.9 हो सकता है, 3.1 या 6.4, इन दोनों के बीच की वैल्यू 3.9 होती है। ठीक है भाई, इधर आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो इसका आंसर पहला सही हो गया, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। तो ये बच्चों अम्लीय एसिडिक होता है। ठीक है, और आप देखें यहाँ पर लिखा है स्लाइटली एसिडिक, ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा अम्लीय, स्लाइटली एसिडिक। ठीक भाई, और कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए ज्यादा अम्लीय, थोड़ा अम्लीय या कैसा, तो आप बोल सकते हैं भाई स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा अम्लीय। क्योंकि आपको पता है 6.4 7 के आसपास पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब 7 पे जब कोई पीएच वैल्यू होती है तो न्यूट्रल होती है, 7 से कम है तो आप देखेंगे कैसा हो जाएगा भैया, थोड़ा सा अम्लीय हो जाएगा। तो 6.4 के आसपास यहाँ दिया है तो ऐसा मान सकते हैं बिल्कुल कैसा होगा भाई, थोड़ा सा अम्लीय, स्लाइटली एसिडिक माना जाता है। ठीक भाई, स्लाइटली एसिडिक। चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। इतना हो गया। नेक्स्ट चलते हैं चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ लिखा बच्चों, श्रमिक मधुमक्खियां सामान्यतः जीवित रहती हैं। श्रमिक का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि जो हनी बी होती है, हनी बी, इसको हम बोलते हैं मधुमक्खी। क्या बोलते हैं, मधुमक्खी। और जो हनी बी होती है इसके कितने पॉइंट होते हैं, कितने भाग होते हैं, 3। मतलब यहाँ पे क्वीन भी होगी, क्वीन। दूसरा बच्चों क्या होगा, ड्रोन। यहाँ पे क्वीन होगा, दूसरा ड्रोन होगा, तीसरा होगा वर्कर। यहाँ पे वर्कर के बारे में पूछा जा रहा है, इसी श्रमिक के बारे में पूछा जा रहा है, इसी वर्कर के बारे में पूछा जा रहा है। थोड़ा ध्यान से देख लें, यहाँ लिखा है कि जो हनी बी जो मधुमक्खी होती है वो 3 प्रकार की। पहला लिखा है क्वीन, दूसरा लिखा है ड्रोन, चौथा लिखा है वर्कर। इसी वर्कर के बारे में पूछा जा रहा है कि जो वर्कर होता है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब वो लगभग कितने दिनों तक जीवित रह सकती है, मतलब वह कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो जीवन काल होता है लगभग 90 डेज, वो 90 दिन तक होता है, 90 दिनों तक होता है 90 डेज। इसको हम बोल सकते हैं 90 डेज, 90 डेज तक होता है, 90 दिनों तक होता है। यहाँ पे नोट कर ले, 90 दिन। ये आपको दे देगा भाई 3 मंथ, ऐसे दे सकते हैं भाई। तो 90 दिन को हम लोग कितना बोलेंगे, 3 मंथ बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 3 मंथ बोला जाता है, 3 महीने तक। चाहे 90 दिन बोले, चाहे 3 मंथ बोले, किसी प्रकार से आ सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। तो ऑलरेडी 3 मंथ और 90 डेज। चलिए इसको नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक भाई, चलिए इतना नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। इसमें किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पास बुक है भाई, देखिए आप जो भी आपकी बेस बुक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपनी बेस बुक से जेनेटिक्स पूरा एक लाइन जरूर पढ़ें। जेनेटिक्स आप पूरा एक लाइन की जरूरत पढ़ डालिए भाई, क्योंकि जो नए बच्चे हो सकता है थोड़ी सी उनके लिए दिक्कत आए। फिलहाल मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा आपको कोई दिक्कत ना आए, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा पूरा डिटेल्स बताऊंगा, पूरा एकदम जम के बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। ठीक भाई, चलिए हमारे क्या, मधुमक्खी मधु का भंडार कहाँ करती है भाई, बताओ मधुमक्खी मधु का भंडार कहाँ करेगी, फटाफट आंसर दीजिए भाई। मधुमक्खी जो हनी बी होता है, जो हनी बी होता भैया, ये क्या करती है, हनी को स्टोर कहाँ करती है, स्टोरेज या स्टोर ऑफ हनी बी कहाँ करती है, लाल ग्रंथि में, जिसको बोलते हैं सैलारी ग्लैंड, अमाशय में, जिसको बोलते हैं स्टमक, छत्ते के कोष्ठक में, क्रॉप में। तो आपको पता है ये भैया किसमें करती है, छत्ते कोष्ठक में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कॉम्ब। क्या बोलते हैं, कॉम्ब, या इसको बोलते हैं हनी कॉम्ब, इसको बोलते हैं हनी कॉम्ब। तो छत्ते का जो छत्ता होता है उसे बोलते हैं हनी कॉम्ब। उसी हनी कॉम्ब में भैया क्या करती है, ये मधुमक्खी मध को क्या करती है, स्टोर करती है, उसका भंडारण करती है।
इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है, देख लें, यहाँ लिखा है हनी बी जो होती है उसको स्टोर करने के लिए जो नाम दिया था उसे बोलते हैं हनी कॉम्ब, या कभी कभी हनी ना लिख करके वो केवल कॉम्ब लिख देगा, COMB, कॉम्ब लिख देगा। तो कॉम्ब का मतलब होता है छत्ता, जहाँ पे वह मधु को स्टोर करती है, मधु का जहाँ पे भंडारण किया जाता है उसको बोलते हैं कॉम्ब, कॉम्ब बोला जाता है। ठीक है, तो तीसरा आंसर का सही हो गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट बच्चों। इतनी बात समझ आती है बच्चों को? यानी कि बच्चों मधुमक्खियों में एक विशेष प्रकार के नृत्य का उद्देश्य होता है। मतलब यहाँ पे लिखा है जो हनी बी होती है, जो हनी बी होती है उसका जो डांस पर्पज होता है, जो डांस करने का सिस्टम होता है, जो डांस करता है वो डांस, भैया उनके डांस करने का मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है डायरेक्शन ऑफ फूड, मतलब खाना कहाँ पर है, डायरेक्शन ऑफ फूड मतलब इनका खाना कहाँ पर है। मतलब यार ये बताते हैं डायरेक्शन ऑफ फूड, याद कर लें, डायरेक्शन ऑफ फूड हमेशा ये खाना को बताने का काम करते हैं कि खाना कहाँ पाया जाता है। मतलब भोजन के स्रोत की सूचना देना, भोजन के स्रोत की सूचना देना। यहाँ लिखा भोजन की तलाश, तो भोजन की तलाश में नहीं होता, जहाँ पर भोजन का स्रोत होता है उसकी सूचना देना, उसके बारे में इंडिकेशन देना, ठीक भाई, उसके बारे में इंडिकेशन देना ये बताया जाता है। तो भोजन के स्रोत की सूचना देना, कहाँ पर भोजन प्रेजेंट है, कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, उसके बारे में इंडिकेट करना ये बताया जाता है कि मधुमक्खियों में एक विशेष प्रकार का नृत्य जो डांस के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। ध्यान लें कि हनी बी अपने डांस के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से वो हमें बताती है डायरेक्शन ऑफ फूड। यहाँ लिखा है देखो भोजन की तलाश नहीं होगा, याद कर लें, दिमाग में बैठा लें हमेशा डायरेक्शन ऑफ फूड। ठीक है भाई, चलिए इसको भी नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है ठीक है, चलिए इतनी बात सभी को समझ आती है। चले आगे भाई, चलो आगे चलते हैं थोड़ा। लिखा इसमें रेशम कीट के बारे में, रेशम कीट को क्या बोलेंगे? सिल्क वॉर्म। क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म, ये भी नोट कर लें, सिल्क वॉर्म। और बच्चों इसको बोलते हैं लैसीफर लैक्का, इसको बोलते हैं बच्चों लैसीफर लैक्का, ये नाम बोला जाता है। तो लैसीफर लैक्का बोले, सिल्क वॉर्म या रेशम कीट बोले। यहाँ पे लिखा रेशम कीट को क्या बोले भाई? लैसीफर लक्का बोला जाता है, लैसीफर लक्का के नाम से इसको जाना जाता है। रेशम कीट को लैसीफर लक्का बोला जाता है। यहाँ लिखा एपिस इंडिका, इसके बारे में सबको पता है, हनी बी को बोला जाता है भाई। ठीक है ठीक है, इतनी बात समझ लें। सिल्क वॉर्म, लैसीफर लक्का, सिल्क वॉर्म, लैसीफर लक्का, सिल्क वॉर्म, लैसीफर लक्का बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आती है। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। लिखा है मधुमक्खी के छत्ते में क्या है भाई? लिखा है 100 रानी नहीं, हमेशा एक घर को एक ही रानी बसाती है। एक तो पता है सबको कि भाई एक राजा के हमेशा, पहले का जमाना अलग था, एक राजाओं की 100 रानियां हुआ करती थी, बट आज का समय बदल गया है कि एक राजा के पास हमेशा एक ही रानियां होंगी। ठीक है, यहाँ पे दिया है भाई मधुमक्खी के छत्ते में 100 रानी गलत, केवल 2 रानी गलत, एक रानी होगी भाई। यही एक रानी कई राजा को क्या करेगी? अपने जाल में फंसा के रखेगी, कई राजाओं को। यहाँ भाई एक रानी मक्खी होती है, एक पूरे हनी कॉम्ब में एक रानी होती है, यानी एक भी रानी मक्खी नहीं होती, ये भी गलत है। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, मतलब एक जाल में एक रानी मक्खी कई राजाओं को बिल्कुल फंसा के रखी हुई होती है। ठीक है, बिल्कुल समझ ले, ऐसे करके बिल्कुल याद करने का तरीका है। चलिए तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखा छत्ते में शहद एकत्रित होता है, छत्ते में शहद एकत्रित कौन करता है बच्चों? आपको पता है हमेशा कौन करता है? श्रमिक। भैया श्रमिक का काम क्या होता है? वर्कर का काम क्या होता है? काम करना। और काम किस तरीके से करेंगे? वो चीजों को भैया कलेक्ट करके ले आते हैं, वो तमाम सारे जो हनी होती है उसको कलेक्ट करने का काम श्रमिक का होता है। ठीक है भाई, तो श्रमिक इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, पहला वाला। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। देखा जंतुओं में प्राप्त होने वाला कपड़ा है, मतलब आपको पता है किससे प्राप्त होता है भाई? रेशम से, सिल्क से प्राप्त होता है, सिल्क से प्राप्त हो जाता है, रेशम से प्राप्त होता है भाई, रेशम। देखा जंतुओं से प्राप्त होने वाला कपड़ा, जंतु मतलब जो सिल्क वार्म होता है उससे रेशम की साड़ियां बनाई जाती हैं, उसी रेशम से ये बनाया जाता है, उसी रेशम से ये बनाया जाता है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला लिखा भाई, देखा नेक्स्ट। देखा स्थिर जल पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मलेरिया नियंत्रित होता है, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है भाई कि मलेरिया नियंत्रित कैसे किया जाता है। यहाँ लिखा है मच्छरों के लार्वा वृद्धि नहीं कर पाते। लिखा है तेल मच्छरों के शरीर पर मलेरिया साफ करता है, मच्छरों के जल गंदा हो जाता है, जल का ऑप्शन। लिखा स्थिर जल पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मलेरिया नियंत्रित होता है, क्योंकि मच्छरों के लार्वा वृद्धि नहीं कर पाते। जैसी बात है, सारे के सारे जो लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं, सारे के सारे लार्वा क्या हो जाते हैं भाई? मर जाते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, घरेलू वाला क्वेश्चन है, गाँव देहात वाला, जो आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आपके घरों के आसपास नालियां होंगी जरूर, पानी भी रोज वहाँ पे जाता होगा, तो आप कभी वहाँ पे सर्च करके देखिए, मिट्टी का तेल घर में आता होगा, उसको आप डालिए लगातार, देखिए इसके बाद क्या होता है, पता चल जाएगा आपको। तो इसका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सभी एक्सपेरिमेंटल, इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो नोट कर लें इसको भी, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे, चले भाई।
चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा यहाँ पे, लिखा यहाँ पे श्रम विभाजन देखने को मिलता है। श्रम मतलब क्या होता है? वर्किंग फंक्शन। यहाँ लिखा है वर्किंग लेबर, यहाँ बोले वर्किंग काम करने। यहाँ पे कौन सा ऐसा एनिमल है जो काम करता हुआ आपको नजर आता है? बच्चों ध्यान से देखें आप, अमीबा बिल्कुल आवारा टाइप का है, पूरे जन्म हमेशा बिल्कुल खा पी के मस्त रहता है, इसे किसी काम दाम से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पैरामीशियम का भी है, ये भी बिल्कुल खा पी के मस्त रहता है, इससे भी किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है। केचुआ भी वही है, दिन भर खाएगा दिन भर निकालेगा, दिन भर खाएगा दिन भर निकालेगा, इससे भी किसी काम से कोई मतलब नहीं है। बच्चों केवल मधुमक्खी ऐसी है जो दिन भर काम करती रहती है। यही एक ऐसा है जो दिन भर भोजन की तलाश में, भोजन को कलेक्शन ऑफ फूड करने के लिए पूरा दिन भर ये दौड़ती रहती है। कभी इस फूलों का रस चूसेगी, कभी उस फूलों का रस चूसेगी, कभी उसका रस चूसेगी, कभी उसका रस चूसेगी। मतलब इसका दिन भर काम यही होता है कि कलेक्शन ऑफ फूड, कलेक्शन ऑफ हनी, फ्लावर के रस को चूस करके ले आना और अपने छत्ते में रखना उसको। तो दिन भर हमेशा दौड़ने का काम, उड़ने का काम, जाने आने का काम दिन भर यही करेगा। कभी आपने केचुए को नहीं देखा होगा कि आपके घर में है और कल चला गया बाजार काम करने, कभी ऐसा देखा है? नहीं देखा होगा। कभी आपने पैरामीशियम को नहीं देखा होगा कि आपके पास तालाब में पैरामीशियम था और कभी आपने गलती से देखा वो पहले झोला लेके जा रहा सब्जी सामान लाने, कभी देखा है? नहीं देखा होगा। अमीबा को भी नहीं देखा होगा कि आपके बगल पड़ोसी तालाब में रह रहे हैं और किसी की शादी हो रही है वहां भी चला गया अमीबा, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन आप हनी बी को जरूर देखोगे। अगर आपके यहाँ मिठाई बनी शादी में तो हनी बी जरूर आएगी, मधुमक्खी जरूर आएगी भाई, क्योंकि इसे कुछ चाहिए वहां से। ठीक है भाई, तो ऐसे तरीकों को आप याद कर सकते हैं, ऐसी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, दिस इज ए सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम। एक्सप्लेन करने का तरीका इतना होता है जब आप चीजों को बहुत ज्यादा पढ़े हो, आपके पास किताबी नॉलेज बहुत ज्यादा हो, तो थोड़ा सा आप चीजों को अपने दिमाग की बढ़ा के चलिए। क्योंकि आज तो वैसे भी कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से यूनिवर्सिटियां बिल्कुल बंद चली हैं। आपका एडमिशन अगर हो भी गया तो हो सकता है अगली बार फिर कोरोना आ जाए, फिर यूनिवर्सिटियां बंद हो जाए, तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, खुद किताबें पढ़नी पड़ेगी। समझ लीजिए, पहले से ही दिमाग में सेटअप बना लीजिए, आपको खुद किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपकी डिग्रियां तो चलती रहेंगी। ठीक है भाई, तो आज ही से आप लोग ऐसा सिस्टम डेवलप करिए कि बिल्कुल आप अपनी किताब को अपने तरीके से पढ़िए और अपना नॉलेज खुद गेन करिए। ठीक भाई, ये तरीका आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि हम लोग भी आज यही कर रहे हैं। जब से तमाम सारा कोविड चला है, जब से हम लोग घर पे बैठे हैं यही कर रहे हैं। वैरायटी आप उसका नॉलेज ले रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं, उसका कलेक्शन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबों को लिया करके पढ़ रहे हैं, यही काम चल रहा है पढ़ने का पढ़ाने का। तो ये काम आप भी करिए, घर पे आप हैं, सुरक्षित रहिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा किताबों को पढ़ पाए, जो भी चीजें आप जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक भाई, ये काम आप जरूर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे रॉयल जेली, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रॉयल जेली क्या होता है भाई। रॉयल जेली देख लें, रॉयल जेली बच्चों क्या होता है? ये हमेशा मधुमक्खी से निकलता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार, कि रॉयल जेली जो होता है वो कौन निकालता है भाई। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो बच्चे पढ़े नहीं होते वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग रेशम कीट लगाएंगे, कुछ लोग केचुआ लगाएंगे, कुछ लोग लाख का कीट लगाएंगे। जो बिल्कुल जिनको कुछ समझ में नहीं आएगा वो केचुआ लगाएंगे, जिनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा वो लाख के कीट पे आकर रखेंगे, जिनको थोड़ा और आता होगा वो आके रेशम कीट पे रखेंगे। लेकिन जिन्होंने कई बार पढ़ा होगा वो आकर के कहाँ लगाएंगे? मधुमक्खी लगाएंगे। तो जो तुक्का वाले होते हैं उनका ज्यादा नहीं चलते हैं, लेकिन जो लॉन्ग जिनको बहुत दूरी तक चलना है भाई उनको बहुत अच्छे से पढ़ के चलना पड़ेगा, तो आंसर यहाँ पे मधुमक्खी हो जाएगा। और बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बात जो हो सकता है आपके जीवन में कभी काम आ जाए। अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की है, बहुत ध्यान समझिएगा जो बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की है तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। समझ लीजिए, अगर आपने पढ़ाई शॉर्टकट तरीके से की है तो आप बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, कहीं रास्ते में अटक जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप रास्ता निकलते हो तमाम सारी ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है, रास्ता है, नए रास्ते निकल के आते हैं, तब आपको दिक्कत वहाँ होती है किस रास्ते पर हम जाएं। तो अगर आपके पास किताबी नॉलेज बढ़िया ज्ञान है तो आप किसी भी रास्ते को पकड़िए, आप सही जगह जाओगे। समझ लीजिए, और हमेशा बच्चों याद रखें, ऊंचाइयों पर, मतलब लोग कहते हैं ना कि हिमालय की चोटी पर सब लोग नहीं चढ़ पाते, कोई एक चढ़ता है। जब लोग कहते हैं ना कि एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए बहुत है, ह्यूमन तो सभी लोग हैं, बट एवरेस्ट पे सब नहीं चढ़ पाते। जिसके पास जुनून होता है, जोश होता है, ताकत नहीं, जुनून और जोश और डायरेक्शन अच्छी हो, वही एवरेस्ट पे चढ़ता है। और हमेशा एवरेस्ट पे चढ़ने वाला ही पूरी दुनिया में उसका नाम लिया जाता है। ह्यूमन तो दुनिया बहुत सारे हैं, बट एवरेस्ट पे सब लोग नहीं चढ़ पाते, वही चढ़ते जिसके पास जोश और जुनून और जज्बा होता है। वो आपके पास जरूर होना चाहिए, जोश, जुनून और जज्बा। ठीक है भाई, क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत सीधे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास पढ़ने का जुनून बहुत ज्यादा होता है। संजोग से इस बार जो बैच मिला था हम लोगों को पढ़ाने यहाँ पे, जो बच्चे आए थे यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही धुआंधार बच्चे, बहुत ही जोशीले थे, उनको पढ़ा करके ऑफलाइन बैच बहुत मजा आ रहा था। और ऐसा उम्मीद कर रहा था अगर शायद क्लास चलती रहा था, कोविड ना आया होता तो 50 शुरू से 1 से लेकर 50 तक रैंक बिल्कुल हमारे यहाँ से ही आने वाली थी, धुआंधार बिल्कुल। तो हम अभी चाहते हैं जो बच्चे हमें देख रहे हैं अभी भी वो बिल्कुल अपनी ताकत पूरी लगा दें, क्योंकि यही लास्ट मोमेंट चल रहा है पढ़ाई का। क्योंकि पढ़ाई का जो लास्ट मोमेंट होता है वो 2 ही महीने होता है, एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले। बाकी तो सब क्लास चलती रहती है, जुलाई से क्लास चलती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। मेन जो सिलेक्शन का टारगेट होता है मार्च से लेकर के जुलाई तक होता है, जून तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। तो यही टॉप पीरियड चल रहा है, अच्छे से पढ़ लीजिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, हम तो ये कहेंगे आपसे। ठीक है भाई, अपना नाम, अपने गाँव वालों का नाम, अपने जिले का नाम रोशन करिए, पूरे यूपी में पूरा नाम रोशन करिए, पहले पेज पर आपकी फोटो छपे, ताकि हम भी आपके बगल में खड़े होकर फोटो छपाएं, हम भी खुश हो भाई। ठीक है, चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं। अच्छा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो भाई यहाँ पे लिखा है, अब पहला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे जेनेटिक्स चालू हो गया है। जेनेटिक्स का पहला क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार, बहुत ही धमाकेदार लिखा है। यदि कोई लिंग सहलन रोग स्त्री से स्त्री में जाता है तो क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाएगा? थोड़ा देखिए भाई, थोड़ा यहाँ पे देख लें। क्वेश्चन तो लिखा था कि जब कोई रोग किसी स्त्री से स्त्री में जाता है। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला नाम बच्चों होगा होलोजेनिक, पहला नाम होगा बच्चों होलोजेनिक, इसे हिंदी में लिखेंगे ऐसे करके होलोजेनिक, बिल्कुल आप नोट्स बनाते चलिएगा। होलोजेनिक
पहला नाम बच्चों होलोजेनिक होगा, दूसरा नाम बच्चों होता है यहाँ पे दूसरा होता है बच्चों होलैंड्रिक। होलैंड्रिक इसको ऐसे लिखेंगे होलैंड्रिक। ये दोनों में अंतर क्या समझ लें। जो होलोजेनिक होता है बच्चों, होलोजेनिक जैसे मैंने बोला कि ये हमने बना दिया कोई ऐसे करके, हमने लिख दिया कोई मदर है, कोई मदर और मदर आपको पता है कैसी होगी भाई, कोई फीमेल होगी कोई स्त्री होगी। जो मदर होगी कोई क्या होगी भैया, स्त्री होगी। हमने बोला कोई ऐसा लक्षण, कोई ऐसा लक्षण या करेक्टर जो मदर से या हम बोले स्त्री से, इसमें जाए बच्चों डॉटर, हमने यहाँ पे डॉटर मतलब क्या होता है बच्चों, डॉटर मतलब क्या होता है पुत्री। और आपको पता है जो डॉटर होगी ये भी कोई ना कोई क्या होगी भाई, स्त्री होगी, कोई फीमेल होगी, कोई फीमेल ही तो होगी भाई, कोई फीमेल। मतलब मैंने बोला कोई लक्षण, कोई ऐसा लक्षण जो किसी स्त्री या मदर से कहां पे जाए बच्चों, बेटी में या बेटी क्या होगी भाई, स्त्री। कहने का मतलब कोई ऐसा लक्षण जो स्त्री से स्त्री में जाए या माता से बेटी में जाए, उसे भैया क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे होलोजेनिक। क्या बोलेंगे बच्चों, होलोजेनिक। फिर मैं बोलूं कोई ऐसा लक्षण, कोई ऐसा जीव जो केवल वाई वाले क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं भाई, होलैंड्रिक। मतलब कोई ऐसा लक्षण जो वाई वाले जीन पर प्रेजेंट होता है, वाई वाले क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, उसे भैया क्या बोलेंगे, होलैंड्रिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई, होलैंड्रिक जीन। तो वाई वाले पे प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे होलैंड्रिक, नाम ही बोला जाता है। कोई ऐसा लक्षण जो हमेशा मदर से या किसी फीमेल में जाए, उसे भैया क्या बोलेंगे, होलोजेनिक। ये बात आप जरूर याद करके चलिएगा भाई, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई इसको आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक भाई, चले आगे चलते भाई इसको थोड़ा सा। ठीक भाई, यहाँ लिखा है, देखो भाई यहाँ लिखा है ये वाला क्वेश्चन लिखा है कोई लिंक सर रोज स्त्री से भैया स्त्री में जा रहा है, स्त्री से स्त्री में जा रहा है, तो स्त्री से स्त्री में जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, होलोजेनिक। क्या बोलेंगे, होलोजेनिक। याद कर लें, इसे बोलेंगे होलोजेनिक। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे आनुवंशिकी के जनक किसको बोला जाता है, यहाँ लिखा है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आपको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, मेंडल को। किसको बोलते हैं, मेंडल। ये मेंडल हो जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, मेंडल, मंडल साहब। ठीक है, मेंडल साहब होते हैं इसके। चलिए मेंडल साहब है भाई इसके। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, मेंडल के बारे में आपको। देखिए जरा, अगर मैं मेंडल के बारे में आपको बताऊं तो थोड़ा देख ले भाई, जो मेंडल साहब है उनके बारे में थोड़ा देख लें। पहली बार मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, ये कितने साल चला था, 7 ईयर, 7 साल तक इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो 7 साल तक चला था भाई। थोड़ा सा नोट कर लें इसके बारे में। मेंडल साहब ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था। कब से कब तक भैया, 1856 से लेकर 1863 तक 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, 1856 से 1863 तक। अगला पॉइंट जो बनता है यहाँ से मेंडल के बारे में, इन्होंने जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कितने पेयर लक्षण लिए थे भैया, 7 जोड़े लक्षण लिए थे। 7 जोड़े इन्होंने लक्षण लिया था, 7 जोड़े हम बोले या टोटल क्या बोले भैया, 14। तो मेंडल ने 7 साल तक काम किया, 7 जोड़ी लक्षण लिया, 1856 से 1863 तक इन्होंने काम किया। अगला पॉइंट मेंडल से, इन्होंने भैया किसके ऊपर काम किया था, उसका नाम था पाइसम सैटाइवम। क्या नाम था बच्चों, पाइसम सैटाइवम। इसे बोलते हैं गार्डन पी, जंगली मटर। क्या बोलेंगे बच्चों, गार्डन पी बोलते हैं, जंगली मटर बोला जाता है। पाइसम सैटाइवम, गार्डन पी या जंगली मटर बोला जाता है। ठीक भाई, जंगली मटर या बोलेंगे उद्यान मटर बोला जाता है। ये सारे नाम आप मेंडल के बारे में जान लें। इसके बाद अगला पॉइंट, मेंडल का जो जन्म था भैया कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रिया में। कहाँ भैया, ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। और इनके गांव का नाम था भाई, इनके गांव का नाम था ब्रून। इनके शहर का नाम था भैया ब्रून। इनके शहर का नाम था क्या भैया, ब्रून। तो ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था भाई, शहर का नाम था ब्रून। देख भाई, ठीक है। और गांव का नाम था भाई सिलिसिया। हाँ, ये भी देख लें, इनके गांव का नाम था सिलिसिया। गांव जो था इनका, गांव का नाम था सिलिसिया। ये नाम सारे याद कर ले भैया, सिलिसिया, गांव का नाम था सिलिसिया। जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया का एक शहर भैया ब्रून, ये शहर का नाम भैया, ठीक है, शहर ब्रून। ऑस्ट्रिया एक देश है, ये देश का नाम भैया, देश। ठीक है, तो मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिलिसिया गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक भाई। हाँ ठीक है भाई, चलिए नोट कर लें। अच्छा ये देख लें, इनका जन्म भैया, जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822। 22 जुलाई 1822। ये सारे नाम आप बिल्कुल मेंशन कर लें मेंडल के बारे में। चलिए अभी इनके नियम के बारे में देख लें। इनके नियम जो थे, कितने नियम दिए गए भाई, 3 नियम। मेंडल ने कितने नियम दिए भाई, 3 नियम दिया था मेंडल ने, 3 नियम दिया था। इसको आप नोट कर लें, फिर आपको मेंडल के नियम के बारे में बता दे रहा हूँ। फटाफट जल्दी नोट कर लें सभी बच्चे, बिल्कुल 1 2 और।
ठीक है भाई, हो गया। हो गया भाई, इतनी बात सही बच्चों को समझ आती है? पहले हमें ये बताइए, अगर इतनी बात आती तो यस बताइए फटाफट में, चलो बच्चे बता दे जरा। हाँ भाई सोनू यादव, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग मेरे लाल। आंसर चौधरी, हो गया भाई। होलैंड्रिक का मतलब ऐसा जीन जो वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं उसे होलैंड्रिक बोलते हैं। ऐसा जीन जो केवल वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं उसे बोलते हैं होलैंड्रिक। चलो भाई हो गया, अगर हो गया तो फिर से थोड़ा सा मेंडल के रूल के बारे में बता दें, नियम के बारे में। प्रीति सिंह, विकास, अनुराग, प्रणव, हरिओम, विकास। ठीक भाई, चलो सभी बच्चे का हो गया तो आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट रोहित हरदोई अमेजिंग, ठीक भाई, क्लियर है, ठीक भाई, वेरी गुड। राहुल पाल, चलो मेरे लाल, चलो भाई, चलो भाई ठीक है, कोनो बात नहीं है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा बच्चों आगे चलते हैं, देखते जरा क्या है। देखो बच्चों क्या है मेंडल के रूल के बारे में, जो मेंडल ने जो अपना रूल दिया था उसके बारे में थोड़ा देख लें। मेंडल के जो रूल थे देखिए बच्चों क्या है, हम इसको बोलेंगे मेंडल्स लॉ। इसको थोड़ा समझ लें कि जो मेंडल का लॉ था, मेंडल का जो रूल था वो कितना था और कितने प्रकार का था, और मेंडल के कौन कौन से रूल या लॉ होते हैं जिसके ऊपर अपवाद काम करता है, मतलब उन रूल्स के कौन कौन से अपवाद हो सकते हैं भाई, ठीक है, उन रूल्स के कौन कौन से अपवाद हो सकते हैं। ध्यान देख लें, पहला पॉइंट, मेंडल के कितने लॉ दिए गए भाई? 3 लॉ, मतलब मेंडल के कितने नियम दिए गए भाई? 3 नियम दिए गए, 3 नियम दिए गए। सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे, पहला जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम, इसे बोलेंगे प्रभाविता का नियम। पहला नियम इसका हो गया प्रभाविता का नियम, पहला नियम मेंडल का पहला नियम हो गया प्रभाविता का नियम, यह हम बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा बच्चों होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको बोलते हैं बच्चों पृथक्करण का नियम, इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा जो नियम होता है इनका, तीसरा नियम, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये नाम होता है इनका। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको हिंदी बोलेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीन नाम याद कर लें। मैंने बोला मेंडल्स के लॉ भाई कितने हैं? 3, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 नाम भाई, ठीक है, इसको आप नोट कर लें, आगे चलते हैं। देखो भाई अब इसके अपवाद क्या है, जो मेंडल का जो पहला नियम है इसके कितने अपवाद है भाई, यहां से आपको समझ के चलना भाई। मेंडल का जो पहला नियम है उसके 2 अपवाद हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला मेंडल के कितने लॉ? 3, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने बोला मेंडल के पहले नियम में कितने अपवाद हैं? 2। पहला नाम होता है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद बताना, पहले इसको नोट कर लें, इसको आप नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इसके नीचे 2 जगह छोड़ रहिएगा, एक के बीच में लगभग 2-3-4 लाइन की गैप रखिएगा ताकि चीजें आगे लिख पाए आप। ठीक है भाई, चलिए इतना हो गया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो भाई जो पहला नियम था, पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके बच्चों 2 अपवाद हैं। कितने अपवाद हैं? 2 अपवाद, इसके 2 अपवाद होते हैं। पहला अपवाद जो होता है, पहला उसको बोलते हैं सहप्रभाविता, सहप्रभाविता, या इसी को बोलते हैं भाई कोडोमिनेंस, जरूर याद कर लें, इसे बोलेंगे कोडोमिनेंस, और दूसरा बच्चों होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोले भाई? अपूर्ण प्रभाविता, ये नाम आप जरूर याद कर लें। मेंडल के पहले नियम पे कितने अपवाद हो गए बच्चों? 2 अपवाद, पहला है सहप्रभाविता, दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता। इसके बारे में हम आगे और आपको बताएंगे जब जैसे क्वेश्चन आते चले जाएंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं यहाँ पे कि मेंडल का जो पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके 2 अपवाद आए, पहला अपवाद कोडोमिनेंस, दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता, या उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जो तीसरा नियम था बच्चों, मेंडल का जो तीसरा नियम था, तीसरा वाला, जिसको बोलते थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको बोलते थे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, असॉर्टमेंट, ठीक है। इसका एक अपवाद भाई, इसका एक अपवाद है, इसका एक अपवाद होता था, इसका तीसरे वाले का जरूर याद करके जाइए, उसको बोलते हैं लिंकेज,
क्या बोलते थे बच्चों? लिंकेज। इसी को बोलते हैं सहलग्नता। इसी को बोलते थे सहसंलग्नता बोले या सहलग्नता बोले, मतलब इसको बोलेंगे सहलग्नता। सहलग्नता, सहलग्नता। अपवाद बच्चों आपकी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बार बार आपकी एग्जाम पूछा गया है, जरूर याद करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेंडल का कौन सा ऐसा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है। बच्चों मेंडल का जो दूसरा नियम है उसका कोई अपवाद नहीं है, और आज तक जो सबसे सही नियम बना है मेंडल का वो दूसरा ही नियम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हमें मेंडल का ऐसा नियम बताइए जो सबसे अच्छा नियम है, तो मेंडल का दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का दूसरा नियम सबसे अच्छा नियम, सबसे बढ़िया नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं। बच्चों आपको पता है जिसका कोई अपवाद नहीं होता वही सबसे बढ़िया माना जाता है, ठीक भाई। तो मेंडल का दूसरा नियम का कोई अपवाद नहीं है, पहले नियम के 2 अपवाद, तीसरे नियम के 1 अपवाद। सारे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं भाई। इतनी बात सभी बच्चों को समझ आती है? ठीक भाई, चले आगे। अभी हम इसके बारे में और आपको डिटेल्स बताएंगे, इसके लिंकेज, सहलग्नता के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, सहप्रभाविता या को-डोमिनेंस के बारे में। इसको जैसे क्वेश्चन आता चला जाएगा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, ठीक है भाई। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जितना पढ़ा है उतना पढ़ते रहिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन की बात है भाई। क्वेश्चन क्या था बच्चों? लिखा था यहाँ पे, हाँ, आर्यवंशी के जनक के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया आपको, पूरा एक पॉइंट आपको बता दिया भाई, ठीक भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। लिखा मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण 95% विश्वास से बताया जा सकता है। बच्चों जरूर याद करके जाइए, हमेशा हम बार काय या बार बॉडी के मेथड से बताते हैं, बार बॉडी के मेथड से बताते हैं। अब ये बार बॉडी होती क्या है बच्चों? ये बार बॉडी केवल फीमेल के बॉडी के अंदर पाई जाती है, समझ लें। ये जो चलिए जो बार का या बार बॉडी होती है ये केवल फीमेल की बॉडी के अंदर हमें बताई जाती है। यहाँ पे पहला नाम लिखा है बच्चों। एक चीज और आपको बता दे रहा हूं कि अगर मनुष्य में लिंग निर्धारण को बताना है तो पहला तो हो गया बार का है, एक नाम होता है बच्चों चोब विधि, एक नाम होता है चोब विधि या ड्रम स्टिक मेथड। दोनों नाम याद कर लें कि अगर हमें सेक्स डिटर्मिनेशन करना है, सेक्स डिटरमाइन करना है, डिटर्मिनेशन मतलब हमें किसी भी सेक्स के बारे में जानना है, जो बच्चा पेट में पल रहा है वो मेल है या फीमेल, वो नर है या मादा, उसके बारे में अगर हमें पता करना है तो बच्चों 2 चीज हम करेंगे। पहला तो हम क्या करेंगे बच्चों? बार बॉडी के बारे में जानेंगे, बार बॉडी के बारे में, इसको बोलेंगे बार का है। और एक नाम होता है बच्चों इसको बोलते हैं ड्रम स्टिक मेथड, ड्रम स्टिक मेथड। ये आपकी बुक में लिखा है तो मैं बता दे रहा हूँ, ड्रम स्टिक मेथड, या इसी को बोलते हैं बच्चों हिंदी में चोब विधि। क्या बोलेंगे? चोब विधि। तो चोब विधि बोले या ड्रम स्टिक मेथड बोले, ये 2 नाम आप जरूर याद कर ले बच्चे कि अगर सेक्स डिटरमिनेशन करना है, किसी चीज का हमें लिंग निर्धारण पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? पहला तो हो गया बार का मेथड, दूसरा जो आपने कभी नहीं सुना होगा, जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं चीजों को, जो क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है उसका नाम भैया क्या? ड्रम स्टिक मेथड, या उसे बोलेंगे चोब विधि। ड्रम स्टिक मेथड या क्या बोले भाई? चोब विधि बोला जाता है। इसको भी नोट कर लें आप। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताना है कि आखिर में बार बॉडी निकालोगे कैसे? आप बार पिंड कैसे निकालोगे? ठीक है, इतना नोट कर फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट मैं आपको जरा क्वेश्चन बता दे रहा हूं कैसे निकालेंगे आप। जैसे आपको अगर बार काय या बार पिंड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? देखो जरा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि बार काय या बोले बार बॉडी। अगर आपको बार बॉडी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे भाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा देख लें कि आप कैसे इसको मेंशन करोगे और कैसे निकालोगे आप। ठीक है, बार काय किसी को बोलेंगे बार काय, क्या बोलेंगे? बार काय बोला जाता है बार काय। तो बच्चों याद दिलें, कर लें, बिल्कुल समझ लें। बार काय हम ऐसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल हम बात करें, नॉर्मल आपको पता है कि नॉर्मल अगर हम मेल के बारे में बात करें नॉर्मल मेल, और अगर हम नॉर्मल फीमेल के बारे में बात करें नॉर्मल फीमेल, इसके बारे में, ठीक है भाई? नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल। तो आपको पता है हम मेल को कैसे लिखेंगे भैया? एक्स और वाई लिखते हैं, फीमेल को कैसे लिखेंगे बच्चों? एक्स और एक्स लिखते हैं। आपको पता है नॉर्मल में नॉर्मल मेल कैसा होगा? एक्स और वाई होगा, एक्स और मतलब एक्स वाई, और फीमेल होगा एक्स एक्स होगा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद करना है ऐसे करके, फार्मूला सूत्र कुल ऐसे याद करेंगे, बिल्कुल कुल एक्स गुणसूत्र की संख्या, कुल एक्स गुणसूत्र की संख्या, कुल एक्स गुणसूत्र की संख्या -1 कर देंगे, -1 कर देंगे। इससे आपका पूरा का पूरा बार का या बार विधि या बार पिंड मिल जाएगा। किसमें कितना बार पिंड पाया जाएगा, इसी फार्मूले से क्वेश्चन लगेगा भाई। ये फार्मूला आप जरूर याद कर लें। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम बार का कैसे निकालें, बार पिंड हम कैसे निकालें। तो उसका निकालने का तरीका क्या है कि आखिर में बार पिंड कितना आ जाए कि फीमेल हो जाए और कितना आ जाए कि मेल हो जाए। ये बार पिंड नहीं बताता है, मतलब आप टोटल बार पिंड काउंट करिए, आप बता दीजिए मेल है कि फीमेल है। ठीक भाई, तो देखिए जरा मैं लिखा फार्मूला कुल एक्स गुणसूत्र की संख्या -1, कुल एक्स गुणसूत्र की संख्या -1। अब बताओ भाई, यहाँ लिखा मेल में, बताओ यहाँ पे कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी भाई? 1। तो 1 में से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा? 0। अगर 0 आ गया तो ये बता देगा वो मेल है। अगर बार पिंड ये जो 0 आया भैया, ये क्या आ गया? बार का है। क्या आ गया? बार का है। अगर बार का है 0 है, ये पता चल जाएगा कि वो मेल है, पुरुष है, नर है।
अगर 0 आ गया बार का है, अब देखो भाई यहाँ पे कुल कितने हैं 2 एक्स, 2 माइनस कितना करोगे 1, तो बच्चों कितना आ गया 1 बार का आ गया, 1 बार बॉडी आ गई। अगर 1 बार बॉडी आ गई इससे पता चल जाएगा भैया ये क्या हो गई, फीमेल हो गया है। ये जो बॉडी के अंदर जो ब्रोड बन रहा है वो फीमेल है, मतलब अगर बार का 1 है तो मादा है, बार का 0 है तो क्या भाई नर है। ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। लेकिन याद रहे केवल हम यस को काउंट करेंगे, ओनली काउंट यस नंबर, नॉट वाई। यहाँ पे वाई को नहीं काउंट करेंगे, यस से केवल 1 है, 1 में से घटाओ 0, 2 यस है, 2 माइनस 1 करो 1, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक भाई, नोट कर ले, इसको आगे चलते हैं। इतनी बात सही बच्चों को समझ आती है, जल्दी से नोट कर लें। मैं बार बार आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं कि यस केवल आपको काउंट करना है एक्स, जो एक्स गुणसूत्र दिया होगा, ओनली एक्स नॉट वाई। ठीक भाई, चलो इतना हो गया, थोड़ा मैं आगे कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट, अब जरा से बच्चे हमें आंसर करके बताएं किसमें कितनी बार बॉडी आई। चलिए भाई, मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, क्वेश्चन मैं लिखा कोई गुणसूत्र है, कोई गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र दिया गया जिसमें गुणसूत्र का नंबर भैया लिखा गया, हमने लिख दिया ऐसे एक्स 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 वाई, ये हमने लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन में लिख दिया कोई गुणसूत्र है, कोई एक गुणसूत्र है भैया, हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स एक्स वाई, ऐसे लिख दिया हमने। तो पूछा बताओ इसमें कुल बार काय कितने होंगे, इसमें कुल बार काय कितने होंगे, जरा फटाफट में आंसर बताइए भाई, इसमें कितने बार काय आएंगे, इसमें कितने बार काय आएंगे। और अगर मैंने लिख दिया भैया यहाँ पे ऐसे कोई गुणसूत्र है, कोई गुणसूत्र है, कोई गुणसूत्र है, ऐसे अगर हमने एक्स ओ लिख दिया, एक्स ओ, बताओ जरा इसमें कितने बार काय आएंगे। तीनों में जरा फटाफट से काउंट करके बताइए हमें, तीनों में जरा हमें सब लोग काउंट करके बताइए। हाँ बिल्कुल, पहले वाले में 2 बार बॉडी, ठीक है 213, अच्छा 210, ठीक है भाई, बिल्कुल। संचित वर्मा ने बढ़िया जवाब दिया, शिवम, अरविंद, सोनू, आंचल चौधरी 1, ठीक है भाई, रौनव, रघुवेंद्र। जिन बच्चों ने 210, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 0, बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है 210, बिल्कुल सही। सभी बच्चों को समझ आ गया ना भाई, सभी बच्चों को समझ आ गया, बिल्कुल चले आगे, ठीक है, सभी लोग बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड भाई, सही बच्चे बिल्कुल, ठीक भाई, वेरी गुड। 210, 210, बहुत सारे बच्चे 213 लिखे थे भाई, तो 213 वाले बिल्कुल गलत है, 210 वाले सही हैं, 210 वाले। देखो भाई, यहाँ पे मैंने बताया कि आपको यस के बारे में काउंट करना भाई नहीं, यहाँ पे लिखा भाई 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना भाई 2 माइनस 1 कर दो भाई, कितना आएगा 1। सिंपल, आपको घटाना आना चाहिए, अगर घटाना आ रहा है तो बढ़िया है, यहाँ पे मैथ नहीं है, सिंपल एकदम अच्छा 2 वाला सवाल। इसके बाद यहाँ लिखा भैया 1 माइनस कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अब ध्यान देने वाली बात क्या है ये समझे, जो आपको पकड़ना है, जो आपको क्लिप पकड़ना है, आपको क्वेश्चन पूछेगा हमें क्लाइंट-फेल्टर, जो क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम होता है उसके बारे में बताइए, क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम में कितने बार पिंड या बार काय पाए जाते हैं। बच्चों अगर आपको पता है तो जो क्लाइंट-फेल्टर होता है ऐसे लिखा जाता है ESXY, क्लाइंट-फेल्टर जो सिंड्रोम होता है वो ESXY लिखा जाता है, ESXY आपको पता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं देगा, वो ऐसे नहीं, ये तो मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा हमें क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम के बारे में बताइए, जो क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें कितने बार काय पाए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ESXY क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम को दर्शाता है भाई, ये दर्शाता है क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम को, क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम को दर्शाता है भाई, ये क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम को ये दर्शाता है। अब आपको याद होना चाहिए क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम ESXY, तो इसमें कितना आएगा भाई 1। यहाँ से पूछेगा क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम में बार काय का नंबर बताइए कितना होता है 1, ये आपका बता पाओगे जब आपको ESXY के बारे में पता होगा। दूसरा क्वेश्चन जो यस वो लिखा भैया, ये बताता भैया किसको, आपने सुना होगा कभी टर्नर सिंड्रोम, एक नाम होता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर संलक्षण बोले या सिंड्रोम। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा हमें टर्नर सिंड्रोम में बार काय के बारे में बताइए, बार बॉडी के बारे में बताइए। अब आपको याद होना चाहिए कि टर्नर सिंड्रोम को हम लिखते कैसे हैं, EXO करके लिखते हैं, EXO, EXO का मतलब क्या होता है 0, O का मतलब कुछ भी नहीं, कि वैसे आगे सुंदर लगाने के लिए लगा दिया जाता है, O का मतलब 0 है, तो S मतलब कितना हो गया 1 माइनस 1 बराबर 0, समझ लें। इसको लिखेगा क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम में बताइए कितना बार काय पाया जाता है, और इसको लिखेगा टर्नर संलक्षण या टर्नर सिंड्रोम में कितना बार काय पाया जाता है, ये बात समझ लें। क्योंकि ये वाला जो होता है, जो क्लाइंट-फेल्टर, इसमें जो मेल होता है, नर होता है, बिल्कुल फीमेल की तरह दिखता है, नर बिल्कुल मादा की तरह दिखता है, क्योंकि नर के अंदर मादा के कैरेक्टर आ जाते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह में चलते फिरते बहुत सारे लोग मिलते भी हैं, जो नर होता है उसके अंदर मादा के कैरेक्टर आ जाते हैं, वो तो क्लाइंट-फेल्टर हो गया। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये केवल फीमेल मादा के अंदर होता है। ये दोनों नाम आपको याद करके चलना, स्पेशली यही क्वेश्चन पूछा गया अभी तक एग्जाम में, यही दोनों क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लें।
चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को तो हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों आगे चलना, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, जो पिछला वाला क्वेश्चन था। अगला भैया लिखा है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सभी बच्चों को पता है कि 44 प्लस XO होती है, 44 प्लस XO। अरे यहाँ लिखूँ मैं 44 प्लस कितना लिखूँ भैया, 8 कितना हो गया भैया 45। यहाँ पे सीधे घटाना जोड़ना है, बिल्कुल एक लाइन का सवाल है। तो टोटल भाई कितने हो जाएंगे 45। आपके एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, आपके एग्जाम में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये दोनों सही है बिल्कुल, दोनों तरीके से तैयार रहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है भाई। यहाँ पे तो लिखा भैया XO लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 40 डी वाला, चौथा वाला। और कुल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 45 45 हो जाएंगे। तो सिंपल सवाल है, आसान सवाल है। चलिए भैया आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल देखते हैं जरा, बिल्कुल आसान सवाल है भी। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है भाई 46। 46 में इसको क्या लिखेंगे 23 पेयर, 23 जोड़े पाए जाते हैं, 23 पेयर पाए जाते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, सिंपल सा। ठीक भाई, चलो आगे थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट। लिखा है एक वर्णांत व्यक्ति में रंग की पहचान नहीं हो पाती, तो सिंपल सी बात है रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, लाल और हरे वाले का पहचान नहीं कर पाता, लाल और हरे का पहचान नहीं कर पाता ही। इसी वजह से ऐसे लोगों को ट्रेन चलाने का बिल्कुल अनुमति नहीं होती। मान लो उनको लाल नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा है, और मान लो चल रहा हो लाल और आगे से ट्रेन आ रही हो, तो थोड़ा सा उल्टा हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा दूर रखा जाता है, पहले उनकी जांच की जाती है। कलर ब्लाइंडनेस कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि उसका रीजन है जो कलर ब्लाइंडनेस से जो वर्णांता होता है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। मतलब अगर आपके पापा को होगा, मम्मी दादा कई पुरखों पहले होगा, और ये तो आपके अंदर भी वो कहीं कहीं दिखाई देगा। इसकी जांच बहुत लंबे समय से की जाती है और इसको चेक भी किया जाता है बार बार। ठीक है, चलिए ये भी आपको हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ लिखा है लिंग संलग्नता, लिंकेज के बारे में लिखा है। लिंग संलग्नता की विचारधारा को सबसे पहले किसने दिया था भाई, इसको जरूर बच्चों याद कर लें। लिंकेज के बारे में, लिंकेज जो लिंकेज था इसको बोलते हैं संलग्नता, संलग्नता के बारे में। बच्चों इसके देने वाले थे, उनका नाम था TH मॉर्गन। क्या नाम था बच्चों, TH मॉर्गन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉर्गन, ऐसे करके मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन इनका पूरा नाम था, थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था भाई, इनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन। और इन्होंने जो पहली बार वर्क किया था जिसके ऊपर, एक इंसेक्ट था, एक कीट था, इंसेक्ट, उसका नाम था बच्चों फल मक्खी, उसे बोलते हैं फल मक्खी। ये भी पूछा गया है कई बार, फल मक्खी। और इसको बोलते भैया क्या, इसको बोलते हैं, हाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, मिलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। ये नाम आपको पूरा याद करके चलना है, स्पेशली यही नाम आपको देगा, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। ये फल मक्खी तो नहीं देगा क्योंकि सब लोग पता चल जाता है, तो फल मक्खी नहीं देगा, इसे बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था TH मॉर्गन ने, और क्या बताया था भाई, संलग्नता बताया था। और यही संलग्नता जो है मेंडल के तीसरे वाले नियम का अपवाद है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यही संलग्नता जिसको मॉर्गन साहब ने बताया था, यही संलग्नता बिल्कुल मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद है भाई, तीसरे वाले नियम का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। चलिए इसको नोट कर लें, ठीक है, ये जरूर याद करें भाई, ड्रोसोफिला। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, हिंदी बिल्कुल सेम है, ड्रोसोफिला, हिंदी बिल्कुल इसके सेम है, ड्रोसोफिला नाम है इसका, ड्रोसोफिला, बिल्कुल हिंदी सेम है इसकी, ड्रोसोफिला। चलिए भाई, वो क्या होगा, इतनी बात हो गई, बस आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। चलिए भाई, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके बाद कल इसको हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी वैरायटी है इसमें, कल इसको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। आज के बस इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग इसको बार बार रिवाइज करिए, जो चीज आपको बताइए, लगातार आप पढ़ते रहिए। आपके पास जो बुक है कल आप उसको जेनेटिक्स अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत होगी, जो भी समस्या होगी, बिल्कुल मैं डिटेल्स में बताऊंगा उसको। ठीक है भाई, चलिए बस आज के इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।
ठीक है। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए भाई, सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएं। याद होगा आप लोगों को बच्चों, टेस्ट नंबर 3 जो है हरात्मक श्रेणी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले की क्लास में। ठीक है, कुछ प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे उस दिन, हरात्मक श्रेणी पहले पढ़ा था, उसके बाद जो है तकरीबन 7 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, लकी गोस्वामी गुड आफ्टरनून, अवनीश मौर्य गुड आफ्टरनून बेटा, हरिओम इटावा जय हिंद, आलोक कुमार नमस्ते बेटा। चलिए जल्दी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, कभी तीव्रता से बढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाइए भाई, सभी लाइव आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं एकदम से। अंकित सिंह पटेल गुड आफ्टरनून भाई, बिल्कुल। मनीष राठौर, तकरीबन 1-2 मिनट लग जाता है सभी विद्यार्थियों को लाइव आने में, फिर हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे अपना लेक्चर। पिछली क्लास में आपको याद होगा बच्चों, हम लोगों ने जो है तीसरा टेस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा तीसरा टेस्ट है, ये हमारा जो है टेस्ट नंबर तीसरा नंबर है टेस्ट का। ठीक है, हरात्मक श्रेणी। हाँ भाई, राहुल, हर्ष, नगेंद्र बघेल, हर्ष शर्मा, आकांक्षा यादव, नमस्ते भाई, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, खुश रहो बेटा। चलिए, याद होगा आप लोगों को बच्चों, 7वां क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना, 7वां क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। क्या था बच्चों? ए बी सी अगर हरात्मक श्रेणी में है, ए बी सी यदि हरात्मक श्रेणी में है, तो आपको हमने क्या बताया था? आप सभी को पता था कि इसका व्युत्क्रम 1/a 1/b 1/c। एक बार कमेंट कर दीजिए, जितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिए, 1/a 1/b 1/c किसमें होंगे? सभी विद्यार्थियों ने हरात्मक श्रेणी पढ़ लिया था, हालांकि ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था। यस अवनीश मौर्य सर एपी में है, बिल्कुल सही, सही जवाब है आपका बेटा, बिल्कुल। यस बच्चों, एपी में, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। हरात्मक श्रेणी के यदि पद दिए जाएं और उन पदों का व्युत्क्रम करते हैं तो वह पद हमारे एपी में प्राप्त होते हैं। किसमें होते हैं? समांतर श्रेणी में। बिल्कुल सही भाई, सही बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो गई। शिवम शर्मा बिल्कुल सही बेटा, अवनीश राइट आंसर। हाँ भाई हर्ष शर्मा, ठीक है। अगर बच्चों अगर ये एपी में है तो ध्यान देना, श्रेणी के प्रत्येक पद में यदि समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो श्रेणी की प्रकृति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। श्रेणी जिसमें होती है उसी में होती है, आप सभी को पता है। जी बेटा प्रीति, तो यदि हम एबीसी से अगर गुणा करते हैं प्रत्येक पद में, ध्यान देना बच्चों, तो एबीसी अपॉन ए, एबीसी अपॉन बी और एबीसी अपॉन सी, श्रेणी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, श्रेणी हमारी एपी में ही बनी रहेगी। ध्यान देना बच्चों, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बचा? BC, AC, AB, ये किसमें है? AB में है। यही पिछली बार डिस्कस किया था, BC, CA, AB किसमें प्राप्त होंगे? AB में प्राप्त होंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जी रिया गुप्ता, मनीष राठौर, मनोज, विमल, सही जवाब है आपका। ठीक है ना, तो बस इतनी बात याद रखिए, हरात्मक श्रेणी का कोई भी पद है यदि उसका व्युत्क्रम लेते हैं तो वह किसमें होगा? समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है ना, चलिए ये तो हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये तो हो गया था। हाँ देखिए बच्चे, यदि ए तथा बी हरात्मक श्रेणी, ए तथा बी का हरात्मक मध्य दिया गया है तो वह कह रहा है एन का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, इस तरह का प्रश्न हम समांतर श्रेणी में भी लेकर आए थे। याद होगा बच्चों, समांतर श्रेणी में लेकर आए थे जहां पर n बराबर 1/2 आ गया था। ठीक है ना, फिर इस तरह का प्रश्न हम गुणोत्तर श्रेणी में भी लेके आए थे, वहां पर हमने कहा कि गुणोत्तर माध्य दिया गया था कुछ, और बाकी गुणोत्तर माध्य क्या होता था? √AD भी होता है। ऐसे ही समांतर माध्य दिया गया था, समांतर माध्य, और समांतर माध्य आपको ये भी पता है क्या होता है? a + b/2 होता है। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करनी होती थी तब यहाँ से कोई मान n का चयन करते थे। ठीक उसी प्रकार का हम हरात्मक श्रेणी में भी लेकर आए। यदि परीक्षक आपका क्वेश्चन बनाए तो कहीं से भी बना दे, बाहर न जाए इस लेवल से। ठीक है ना, चलिए इसका जवाब करिए, आंसर करिए भाई जल्दी से। उम्मीद करता हूँ अब आप ये वाला जरूर कर लेंगे, आंसर मुझे सभी विद्यार्थी देंगे। हाँ भाई जल्दी से आंसर करिए, एक मिनट दे रहे हैं आप सभी को। जी अवनीश मौर्य, बिल्कुल सही बात है जी सर, उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे समांतर श्रेणी पढ़ा था, गुणोत्तर पढ़ा था, अब हरात्मक पढ़े तो हरात्मक में। बताइए ए और बी का हरात्मक मान क्या होता है? जी नवनीत, जी बेटा बिल्कुल सही। तो मतलब कहने का मतलब ये है हरात्मक माध्य क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखना, an + bn अपॉन an - 1 + bn - 1। प्यारे विद्यार्थी, ये जो है ए और बी का हरात्मक माध्य है, ए और बी का हरात्मक माध्य है। सामान्य फार्मूला नवनीत शुक्ला ने बिल्कुल सही लिखा है कि ए और बी का हरात्मक माध्य 2ab अपॉन a + b होता है। तो ये हरात्मक माध्य है और इनका हरात्मक माध्य आपको पता है 2ab अपॉन a + b होता है। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब 2ab अपॉन a + b होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब बताइए दोनों साइड बराबर कब होंगी? n का मान निम्नलिखित में से कौन सा चयन किया जाए? जब अब आवाज साफ नहीं आ रही, दूसरे बता रहे हैं आवाज साफ नहीं आ रही। भाई आवाज आ रही होगी बिल्कुल।
हमारा नेट खत्म हो गया वो। आवाज तो ओपन है। हाँ भाई बच्चों, आवाज तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवाज बिल्कुल ऑन है, साउंड ऑन है, ठीक है ना। चलिए प्यारे विद्यार्थी, बताइए इनमें से कौन सा मान चेंज करें। ध्यान देना बच्चों, अगर n बराबर हम 0 सेलेक्ट करते हैं, n बराबर अगर हम 0 सेलेक्ट करते हैं तो ध्यान देना क्या मिलेगा, a की पावर 0, ठीक है ना, प्लस b की पावर 0, ध्यान से देखना, a की पावर 0 माइनस 1 प्लस b की पावर, जहां जहां n है वहां वहां 0 रख के देखिए, b की पावर 0 माइनस 1 बराबर 2ab अपॉन a प्लस b आना चाहिए, 2ab अपॉन a प्लस b आना चाहिए। अब ध्यान देना, आप सभी को पता है किसी भी संख्या की पावर 0 करते हैं तो संख्या का मान कितना होता है, अभी घातांक पढ़ाएंगे, भाव बताएंगे, a की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो बच्चों b की पावर 0 भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि किसी संख्या पर घात माइनस 1 हो, यदि किसी संख्या पर घात माइनस 1 हो तो वह किसके बराबर हो जाएगी, 1 बाई a के बराबर हो जाएगी। इतनी बात एग्री करते हैं हम, ठीक है ना। तो ध्यान देना, a की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, b की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ध्यान देना, a की पावर माइनस 1 माइनस 1 क्या होगा 1 अपॉन a, यहां से देखिए बिल्कुल। अब b की पावर माइनस 1 क्या होगा 1 अपॉन b बराबर 2ab अपॉन a प्लस b आना चाहिए, 2ab अपॉन a प्लस b आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। अब ध्यान देना, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। अब ध्यान देना, नीचे वाला देखिए जरा, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ab। अब a से भाग करेंगे तो a कट जाएगा, b बचेगा, तो b, और b से भाग करेंगे तो b कट जाएगा, a बचेगा, तो क्या आ जाएगा b प्लस a बराबर 2ab अपॉन a प्लस b आना चाहिए। अगर ये आ गया तो हमारा आंसर सही है। अब ध्यान देना, बाहरी पदों गुणा करते हैं और भीतरी पदों क्या गुणा करते हैं, दो के नीचे कुछ नहीं तो एक तो होगा ही होगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों 2ab अपॉन a प्लस b बराबर क्या आ गया 2ab अपॉन a प्लस b। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। n बराबर यदि 0 सेलेक्ट करते हैं, n बराबर 0 सेलेक्ट करते हैं तो हमें हरात्मक माध्य का रिजल्ट मिल जाएगा 2ab अपॉन a प्लस b। बताइए कोई दिक्कत, किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए भाई। तो ध्यान रखना, चाहे ये कह दे कि a और b कोई दो संख्याएं हैं, उनका समांतर माध्य है, a और b कोई दो संख्याएं हैं, उनका गुणोत्तर माध्य है, या a b कोई दो संख्याएं हैं, उनका हरात्मक माध्य है, तो जो उनका हमने तुम्हें सामान्य फार्मूला बताया है, सामान्य सूत्र बताया है वह लिखिएगा। a और b का हरात्मक माध्य आप सभी को पता है, हमें क्या बताया था 2ab अपॉन a प्लस b। तो ये वाला जो पद दिया गया है ऐसा मान सेलेक्ट करिए कि 2ab अपॉन a प्लस b आ जाए, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो n बराबर हमने 0 रखा तो आंसर आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन फिक्स है, एक ही क्वेश्चन बनता है इस तरह का, आपको n का डिजिट याद भी कर लेना है, समांतर माध्य का भी याद कर लेना है, गुणोत्तर का भी कर लेना है, हरात्मक का भी कर लेना है, मतलब इतना भी चेक करके मत चेक करना, ये सिंगल क्वेश्चन है, आपकी किताब से ऐसे ही आएगा एज इट इज, समझ रहे हो ना। तो n बराबर 0 बिल्कुल तैयार कर लो। हाँ भाई नोट हो गया, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, आंसर करिए बच्चों। दो वास्तविक धनात्मक संख्याएं a और b हैं, दो वास्तविक धनात्मक संख्याएं a और b हैं। दुष्यंत से तुम्हें दिक्कत है, डबल आवाज आ रही है, तुम अपना फोन जो है एक काम करिए, आप अपना ऐप बंद करिए, दोबारा रिकंटिन्यू ज्वाइन करिए, ठीक है ना, दोबारा ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आवाज में चलिए अब मुझे आंसर करिए सभी विद्यार्थी 9वां क्वेश्चन का। जी अब क्या तो आंसर आ गया है, बिल्कुल बढ़िया। शिवम मौर्य बिल्कुल सही, अंकित साहू वेरी गुड, नवनीत दिशा वेरी गुड बच्चों, नवीन अमन बहुत सही। हरिओम अपना आंसर चेक करिए, जल्दबाजी कर दी आपने थोड़ा सा, हरिओम आपने जल्दबाजी कर दी। हमने क्या कहा, समांतर माध्य आपको क्या दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया है ए, गुणोत्तर माध्य क्या दिया गया है, गुणोत्तर माध्य दिया गया है जी, और हरात्मक माध्य दिया गया है, हरात्मक माध्य दिया गया है एच। हमने आपको इस चैप्टर में भी बताया था, और ध्यान रविवार को संडे को टेस्ट डिस्कस किया था, उसमें यही क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमेशा हमने क्या बताया, समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, और गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा होता है, ठीक है ना। हमेशा समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा, गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा होगा। और हाँ, समांतर माध्य क्या होता है a प्लस b बाई 2, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है भाई g बराबर अंडर रूट ab, और हरात्मक माध्य क्या होता है, हाँ भाई 2ab अपॉन a प्लस b, 2ab अपॉन a प्लस b। बताइए कोई दिक्कत, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा जी। हर्ष, सत्यम, शिवम, रिया, गोपाल बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, तकरीबन सभी का बी ऑप्शन है, वेरी गुड। चलिए रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन टिक कर लीजिए, रिजल्ट है, ठीक है। चलिए बेटा सत्यम शुक्ला, हाँ भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई 10वां क्वेश्चन आ गया सामने आपके, देखिए जरा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी हरात्मक श्रेणी नहीं है। हाँ भाई आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरात्मक श्रेणी नहीं है।
जी बच्चों, बिल्कुल देख के आप लोग बता सकते हैं। हाँ भाई, हाँ अगर बी हरात्मक श्रेणी नहीं है तो ध्यान देना, बी जो दिया गया है अगर हरात्मक श्रेणी नहीं तो पदों का व्युत्क्रम कर लीजिए 8/7। अगर हरात्मक श्रेणी होगी तो पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी होगा, ये पक्की बात है। 8/7 कॉमा 6/7, ठीक है ना। अब अंतर करके देख लेते हैं। 1 - 8/7 6/7 -1, ये कितना आएगा भाई? माइनस का 1/7 और ये कितना आएगा? माइनस का 1/7। बच्चों जिसने भी आंसर बी किया है बिल्कुल गलत, ये तो हरात्मक श्रेणी है, ये हरात्मक श्रेणी है। ध्यान देना, पदों का विक्रम 1/3 1/5 1/7, पदों का विक्रम करोगे तो क्या आएगा? 3 5 7। अगर ये एचपी है तो ये एपी होनी चाहिए भाई, ये एपी है भी। अंतर कितना है? 2 का अंतर है, ये भी एचपी है। हाँ भाई, शिवम मौर्य सत्यम